जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग नॉन फाइनाइट के अगले सेक्शन में उतर रहे हैं। नॉन फाइनाइट की जो स्टडी थी उसको मैंने स्टार्ट ले लिया था कि नॉन फाइनाइट में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बार मैं फिर से समरी आपको देता हूँ, रिकॉल करता हूँ, जोड़ने का प्रयास करिएगा। देखिए, हमने आपसे ये कहा था बेटा कि दो तरह की वर्ब होंगी, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश को लिखने का तरीका हमारे पास था टेंसेस में। हमने टेंसेस चैप्टर में यही सीखा कि आखिर किसी फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में कैसे लिखना है, कब इंडेफिनिट, कब कंटीन्यूअस, कब परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो मतलब कब फर्स्ट फॉर्म, कब सेकंड फॉर्म, कब थर्ड फॉर्म, कब आईएनजी फॉर्म। ये सारी बातें हमने टेंसेस चैप्टर में ही पढ़ लिया था। अब हम बात ही करें कि हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में लिखने का जो बेटा तरीका है, वो एक तरीका है बाय यूजिंग इंफिनिटिव, by using gerund and by using participle। कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में लिखने का अपना एक तरीका है। वो तरीका ये है कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव से लिख सकते हैं, जीरेंड से लिख सकते हैं, पार्टिसिपल से भी लिख सकते हैं। हमने सीखा था कि इन्फिनिटिव से 2 + V1 से लिखते हैं, जीरेंड से अगर लिखना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिखते हैं। पार्टिसिपल में 3 थे बेटा, प्रेजेंट थे, पास्ट थे एंड परफेक्ट, 3 थे, राइट। मैंने कहा अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिखेंगे, पास्ट से लिखते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट से लिखते हैं तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तरीका है लिखने का। मतलब किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब को आप अगर लिखना चाहते हैं इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल से, तो ऐसे लिखेंगे। इन्फिनिटिव से 2 + V1 से लिखेंगे, जीरेंड से लिखेंगे तो आईएनजी फॉर्म से लिखेंगे, पार्टिसिपल से लिखेंगे तो प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म, पास्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है। कुल मिला के ये नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश में लिखने के तरीके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं भैया दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन राइट द इंग्लिश ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। अब ये चॉइस नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है कि आप जब चाहें इन्फिनिटिव लगाएं, जब चाहें जीरेंड लगाएं, जब चाहें पार्टिसिपल लगाएं। ये आपकी मजबूरी बनेगी, मतलब आपको जानना पड़ेगा कि आखिर इन्फिनिटिव कब लगाएंगे, जीरेंड कब लगाएंगे और पार्टिसिपल कब लगाएंगे। सबके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आइए देखते समझते हैं एक एक करके। पहले इनको और थोड़ा सा बेहद लेवल जानते हैं, पहचानना है इसको। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बेटा इन्फिनिटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब 2 + V1 से लिखी जाती है। अगर उस नॉन फाइनाइट वर्ब को ऐसे लिखोगे तो माना जाएगा कि वो इन्फिनिटिव से लिखी गई है। ये 3 काम करती है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इन्फिनिटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में 3 काम करती है। एज एन नाउन काम करती है, एज एन एडजेक्टिव काम करती है और एज एन एडवर्ब काम करती है। वैसे ही अगर आपने किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को जीरेंड से लिखा तो वो बेटा आईएनजी फॉर्म से लिखी जाएगी। वो क्या काम करती है, वो नाउन का काम करती है। अगर आपने पार्टिसिपल से लिखा तो फिर से वही बात कि अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखा तो वो काम करती है आईएनजी फॉर्म से लिखा जाएगा। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते ताकि जगह बन जाए। अगर उसको हम पास्ट पार्टिसिपल से लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे। अगर हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल से लिखेंगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे। इन तीनों को वो जो काम करती है एज एन एडजेक्टिव काम करता है, ये एज एन नाउन काम करता है, और ये एज एन नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब काम करता है। तो आज के बाद दिमाग में सेट करना है पहले कि किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब को आप जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आपके पास लिखने के 3 ही मेथड हैं, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग जीरेंड एंड बाय यूजिंग पार्टिसिपल।
इन तीन के अलावा चौथा मेथड नहीं है जिससे आप किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में लिख पाओ। अब जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब इंग्लिश में लिखी जाएगी वो सेंटेंस में तीन ही काम करती नजर आएगी। वो सेंटेंस में तीन ही काम करती नजर आएगी। नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा सेंटेंस में तीन काम करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अच्छा, अब नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश आप इन्फिनिटिव से लिखेंगे, जीरेंट या पार्टिसिपल से, तो मैंने कहा लेकिन कि नॉन फाइनाइट वर्ब की मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी है वो एज ए नाउन हो सकती है, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। तो अगर तुम नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश को इन्फिनिटिव से लिखोगे तो इंग्लिश कहती है कि वो तीनों काम कर लेती है। लेकिन अगर उस नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश को आप जीरेंट से लिखते हैं तो वो नाउन का काम करती है, और अगर उस नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश को पार्टिसिपल से लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक, इस बात को महसूस करने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमने लास्ट टाइम एक दो एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा सा और आगे करते हैं। ये मैंने सिर्फ रिकॉल करने के लिए कनेक्ट किया इतना। मैंने कहा ही वेंट टू किल हर, एक। फिर मैंने कहा ही वेंट टू किल हर, और फिर मैंने कह दिया, क्या कह दूं, ही डिसाइडेड टू गो देयर, एक सेंटेंस। फिर हमने थर्ड कहा द बिल टू बी पास्ड, the bill to be passed has been cancelled। ये तीन स्टेटमेंट लिखे गए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट जो इन्फिनेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल की गई है किस लिए लिखी गई होगी। इन्फिनेटिव लिखी गई होगी बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में लिखने के लिए। किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में लिखने के लिए तीन ही तरीका था, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग जीरेंट एंड बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो अगर आपने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया है तो कुछ देर पहले भी समझा सीखा, कल भी समझा था कि इन्फिनेटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी जाएगी 2+V1 से। अच्छा, वो काम क्या क्या करेगी? काम करेगी नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। जो भी बात समझ में आ जाए तो जरा यहाँ आ जाओ। इस सेंटेंस में देखो एक इन्फिनेटिव लिखी गई है, एक इन्फिनेटिव लिखी गई है और एक इन्फिनेटिव लिखी गई है। अच्छा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब पहले डिसाइड कैसे करोगे? तुमको पता है बेटा फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, तो ये सब्जेक्ट के बाद आया है तो ये फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। ये भी सब्जेक्ट के बाद आया है तो ये भी क्या हुआ? फाइनाइट वर्ब है। ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। बोलिए हाँ। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाली वर्ब को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। लेकिन क्योंकि ये वर्ब इस फाइनाइट वर्ब के बाद आई है तो फाइनाइट वर्ब के बाद कोई फाइनाइट वर्ब नहीं आती। फाइनाइट वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। बोलिए हाँ। ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हमें समझना है कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब है, लिखा किससे गया है? इन्फिनेटिव से, क्योंकि 2+V1 लगाया गया है। जानना ये है कि ये इन्फिनेटिव से लिखी गई वर्ब नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये जानना है। आप जरा सोचिए, देखो हमने शुरू में कुछ बातें आपको बताई थी, मैं बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ, वापस यहाँ आऊँगा। अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो बेटा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो ये तो वो हुम का रिप्लाई बनेगा, ये तो वो व्हाट का रिप्लाई बनेगा। हुम का रिप्लाई होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट का रिप्लाई बनेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ। हुम और व्हाट का जो रिप्लाई होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, दूसरी बात, फिर हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में अदर वर्ड भी होते हैं। अदर वर्ड में 4 रिप्लाई आते हैं, वेयर का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई। ये सब दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि इनकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं वो लोग भी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये बातें पहले हो रखी हैं शुरू की क्लासेस के अंदर फंडामेंटल्स में।
जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भैया जितने भी फंडामेंटल्स के वीडियो हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के, वो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तो आपकी जो समझ है ना अभी की तुलना में 100 गुना बढ़ जाएगी, 100 गुना। वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वाई का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये 4 रिप्लाई आपको समझने हैं कि 4 रिप्लाई अदर वर्ड में आते हैं। अब इनका इस्तेमाल हमें क्या करना है, लास्ट सेंटेंस के अंदर इनको यूज करना है कि कैसे कैसे किसका रिप्लाई है। सुनना, अगर कोई रिप्लाई लेते कहां से, अच्छा वर्ब से ही पता होगा। रिप्लाई कहां से लेते हो भैया, सब वर्ब से लेते हैं। अगर आपको हुम या व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो कहां से लोगे, वर्ब से। तो जो मिलेगा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो किसका काम कर रहा होगा ये, नाउन या फिर प्रोनाउन का, बोलिए हाँ। कोई भी आदमी अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो 2 ही आदमी बन सकता है, या तो कोई नाउन बनेगा या फिर कोई प्रोनाउन बनेगा। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर कोई हुम या व्हाट का रिप्लाई बना तो उसको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट मानने का मतलब है वो नाउन या प्रोनाउन का काम कर रहा होगा। अदर वर्ड देखो, अदर वर्ड में 4 लोग हैं, इन चारों का रिप्लाई एडवर्ब होता है, लेकिन रिप्लाई कहां से लोगे बेटा, वर्ब से। तो वेयर, हाउ, वाई, व्हेन, इन चारों रिप्लाई कहां से लोगे, वर्ब से लोगे। तो जो वर्ब से रिप्लाई लेने पे आएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, राइट। आ जाओ, लिखा है ही वेंट टू किल हर। स्टेटमेंट जरा सुनिएगा, ही वेंट टू किल हर। अगर हम इस सेंटेंस में ये पूछे आपसे कि ये लड़का अगर गया, जरा से पूछे क्यों गया, कहां गया अलग मुद्दा है, हम ये कह रहे हैं क्यों गया। जरा इस सवाल में आंसर लीजिए, ये जो सेगमेंट लिखा हुआ है ये वाई का रिप्लाई है कि नहीं। देखिए, वाई ही वेंट, आखिर क्यों गया, तो आपने कहा सर इसलिए गया ताकि इसको जान से मार पाए। किल मतलब किसी को जान से मारना, हत्या करना। हमने कहा भाई साहब पता है वो उसको जान से मारने गया था। टू किल हर, जान से मारने गया था, क्यों गया था, जान से मारने। क्यों का रिप्लाई है, और आपको पता है कि क्यों का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, किसका, रीजन का। इसका मतलब ये जो इन्फिनेटिव लिखी गई है, ये इन्फिनेटिव यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एडवर्ब का। कैसे पता, अपनी मर्जी से नहीं, पढ़ के पता लग रहा है कि ये ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना हुम का रिप्लाई है, बल्कि ये वाई का रिप्लाई है, और वाई का रिप्लाई एडवर्ब होता है, और वाई जो कि रीजन का रिप्लाई देता है, इसलिए एडवर्ब रीजन हो गया। जैसे पूछो, डिसाइडेड था, ही डिसाइडेड, इसने कहा कि ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड। अब जरा इससे पूछिए कि आखिर इसने क्या डिसाइड किया, वॉट ही डिसाइडेड, वॉट ही डिसाइडेड। तो आपने कहा कि सर इसने वहां जाने का निश्चय कर लिया, ही डिसाइडेड टू गो देयर, इसने वहां जाने के लिए अपने आप को कन्विंस कर लिया, डिसाइड कर दिया जाना है इसको। आखिर ये जो टू गो लिखा है इन्फिनेटिव, किसका रिप्लाई है, ये रिप्लाई है बेटा वॉट का। जरा क्वेश्चन करके देखो कि वॉट ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, टू गो देयर, वहां जाने के। वॉट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। हम प्रोनाउन तो बोल नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि पहली बार आया है, पहली बार आई हुई चीज को प्रोनाउन तो नहीं बोलते, प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे आते हैं। तो पहले तो एक बार पहली बार आया तो नाउन बोलना पड़ेगा। तो ये इन्फिनेटिव क्या काम कर रहा है, नाउन का। तो ही डिसाइडेड टू गो देयर, सो वॉट का रिप्लाई है बनाइए, और वॉट का रिप्लाई क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको नाउन बोल दिए। देखिए ये है बेटा वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब्स को बोल रहे हैं। आखिर इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो कोई होगा भाई। जब भी आप वर्ब लिखते हो, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तो वो वर्ब क्या है, कैंसिल किया गया है। तो कैंसिल किसको किया गया है, इसी बिल को। इसका मतलब उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बिल। यही क्या रहा होगा, नाउन, बोलिए हाँ। इसका मतलब है कि अगर हम वर्ब का सब्जेक्ट लिख रहे हैं, अगर हम वर्ब का सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो भैया ये सब्जेक्ट हुआ उस वर्ब का। द बिल हैज बीन कैंसिल्ड, द बिल हैज बीन कैंसिल्ड। अब जरा इससे पूछो कि आखिर बिल को कैंसिल कर दिया गया है। मैं आपसे पूछता, पता है आपको, आपने कहा सर क्या, मैंने कहा पता है बिल को ना कैंसिल कर दिया गया है। तो आपका सवाल उठेगा कि सर कौन सा बिल, कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा बिल।
मैं तो समझ पा रहा हूँ कौन सा बिल, क्योंकि सडन आप किसी के पास जाके अगर ये बोलोगे कि भाई साहब बिल कैंसिल कर दिया गया, तो वो क्या समझेगा ऐसे, तो क्या पूछेगा कि भाई कैसा बिल, कहाँ का बिल। इसका मतलब आप इस बार किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, उस बिल के बारे में, विच काइंड ऑफ बिल इज दिस। इसका मतलब बिल क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में जो भी जानकारी देगा उस देने वाले जानकारी देने वाले शब्द का नाम एडजेक्टिव होगा। तो वो दे रहा है, ये कह रहा है कि भैया कोई और बिल नहीं कैंसिल हुआ है, वही वाला बिल जिसको पास होना था, टू बी पास्ड। कि टू बी पास जो लिखा गया है ये इसी बिल के बारे में बता रहा है, कह रहा है विच काइंड ऑफ बिल हैज बीन कैंसिल्ड, टू बी पास्ड, जिसको पास किया जाना था वो बिल अब कैंसिल हो। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब इस बार इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या काम कर रहा है बेटा, एडजेक्टिव का। तो देखो मैंने आपको ये दिखा दिया कि एक इन्फिनेटिव सेंटेंस में एक काम करती है एडवर्ब का, एक काम करती है नाउन का, एक काम करती है एडजेक्टिव का। तीनों काम कर सकती है, उसके अंदर क्षमता होती है। तीनों का एक एक एग्जाम्पल देके आपको मैंने अपनी बात जस्टिफाई कर दी कि होता है। अब ये बात निरंतर कंटिन्यूअस आपको ये बात सोचते रहना है। जब भी कोई स्टेटमेंट आप देखें तो आपका बेसिक पर्पस होना चाहिए कि यार हम इन्फिनेटिव सामने आया है तो उसको देखें कि ये इन्फिनेटिव यहाँ क्या काम कर रहा है, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब, कुछ तो कर रहा होगा, वो क्या कर रहा है वो दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप बस अंधी मार रहे हो, अगर वो आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछने के लिए तो फिर आप कर नहीं पाओगे बेटा, ठीक है ना। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आइए अब देखिए, मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। कहने की जो स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, बड़ी खतरनाक है, हानिकारक है। इंजरियस को हानिकारक बोलते हैं, खतरनाक बोलते हैं। हमने कहा स्मोकिंग बड़ा खतरनाक चीज है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तुम जरा देखो ये इज क्या है बेटा, वर्ब है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब मत बोल देना भैया, मेन वर्ब है। इसी का मैंने अपडेट वर्ब नाम क्या बताया, फाइनाइट वर्ब बोला करिए। हमको पता है कि वर्ब के पहले क्या आएगा, मुझसे बोलिए, वर्ब के पहले क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट बाद क्या आता है, अदर वर्ब। तो ये वर्ब है तो इसके पहले ये आए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर हमको पता है नाउन रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वही नाउन प्रोनाउन बनता है। इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है, नाउन का। जिस दिन कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है उसी नाउन को हम बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में जीरंड। क्या बोलते हैं भैया, तो जीरंड एक नाम है, बहुत लोड मत लेना इस नाम का। आप ये समझना कि अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे, अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उस नाउन के काम करने वाली वर्ब को उस वक्त एक नया नाम क्या देंगे, जीरंड। ये जीरंड समझा था कि जीरंड से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब क्या काम करती, नाउन की। तो उल्टा सोचिए कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आज नाउन का काम कर रही है तो जीरंड होगी, करेक्ट। तो आपने ये भी देख लिया कि जीरंड नाउन का काम करती है, ये बात सत्य थी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ये आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा आई हेट टॉकिंग टू यूजलेस पीपल। मैंने कहा मुझे बड़ा नफरत है फालतू के लोगों के साथ गप्पे लड़ाना। मतलब आप फालतू के यूजलेस पीपल के साथ अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, राइट। एक बात बताओ, इस आदमी को नफरत है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, फाइनाइट वर्ब। इसको नफरत है, अच्छा नफरत किस चीज से है, टॉकिंग से है। इसको नफरत है मुझे बात नहीं करनी। इसका मतलब है कि ये जो वर्ब लिखी गई है भैया, इसको नफरत है, टॉकिंग से नफरत है, बात करने से नफरत है। तो जरा से पूछो कि व्हाट आई हेट टॉकिंग, ये व्हाट का रिप्लाई है, किस चीज से नफरत है, बात करने से। और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई अगर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है बेटा,
नाउन बनता है। तो फिर से वही बात, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है, नाउन का। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है तो समझ जाना उसको क्या बोलना होता है, जिरंड। क्या बोलना होता है, जिरंड। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है उसको हम जिरंड बोलते हैं, करेक्ट है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब जब नाउन का काम करेगी तब तब उसको क्या बोलना है, जिरंड बोलना है। अब आइए पार्टिसिपल पे। अभी मैं सिर्फ बस पहचानना सिखा रहा हूं। मैंने कहा आई हेट द पीपल, आई हेट द पीपल कमिंग लेट इन द मीटिंग। एक सेंटेंस बोला मैंने सिंपल सा कि आई हेट द पीपल कमिंग लेट इन द मीटिंग। इस आदमी को नफरत है। बोलो किस चीज से नफरत है, इन लोगों से। क्या ये दुनिया का कोई भी लोग है, नहीं, कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं। हमने कहा मैं उन लोगों से नफरत करता हूं, आई हेट द पीपल। बोले किन लोगों से, बोलो उन लोगों से जो किसी मीटिंग में लेट आते हैं, किसी भी इवेंट में लेट पहुंचते हैं, लेट आने वाली आदत जिनके अंदर है, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं। इसका मतलब ये आदमी नफरत करता है किससे, लेट आने वालों से। ये जो कमिंग है, ये कमिंग किसके बारे में बता रहा है, इसी पीपल के बारे में। पीपल क्या है बेटा, नाउन, और नाउन के बारे में जो बताएगा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। इस बार देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन गई। इसके पहले वाले में काम में क्या था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट मतलब नाउन का काम कर रही थी, इसलिए इसको जिरंड बोला। इस बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव बन गई है तो बेटा इसका नाम क्या देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई हेट द पीपल कमिंग लेट इन द मीटिंग, मतलब मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो लोग मीटिंग में लेट से आते हैं। तो जो ये कमिंग लेट लिखा गया, ये कमिंग लेट किसके बारे में, आई के बारे में नहीं है, पीपल के बारे में है। और पीपल है नाउन, नाउन के बारे में जो बात लिखी जाएगी वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। चूंकि नाउन के बारे में जो भी बताएगा उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। और उस एडजेक्टिव को अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखो ऐसा है, अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है तो उसका नाम होगा भैया जिरंड। ठीक। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है तो हम उसको बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम करे तो जिरंड, और एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बेसिक एट्रीब्यूट जो मैंने लास्ट टाइम में सिखा दिया था, आज भी हालांकि मैंने बोला है। तो आज ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस नाउन के बारे में बता रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप बात समझ में आ रही होगी। फिर मैंने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। देखिए चेयर नाउन है, तो नाउन के पहले क्या है, ब्रोकन। नाउन के बारे में बता रहा है, कह रहा है चेयर कैसी, टूटी हुई, चेयर के बारे में बता रहा है। चेयर क्या है, नाउन, तो इस नाउन के बारे में जो बताएगा क्या हो जाएगा, तो दिस इज अ ब्रोकन चेयर। तो ब्रोकन क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया इस नाउन का, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। तो ये हो गया। अच्छा फिर वही बात, इस बार क्या है कि ब्रोकन क्या है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोलिए हाँ। तो आपको पता है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करे, तो भैया उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करेगी तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए फिर मैंने कहा हैविंग डन हिज होमवर्क, having done his homework he went to school, he went to school। देखो इस बार देखो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। हमने बताया आपको भी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या शो करता है, परफेक्ट पार्टिसिपल।
अब ये किसके बारे में कहा गया है कि हैविंग डन हिज होमवर्क, अपना काम करने के बाद कौन किया होगा, यही ही, क्योंकि आगे जो लिखोगे उसी को मानना पड़ेगा। और ही क्या है बेटा, प्रोनाउन। जो आदमी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा उस आदमी को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। और वही बात कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का, तो इसका नाम क्या दे देंगे बेटा हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल एक बस नाम है, तुम्हें इससे बहुत कंसर्न नहीं लेना है। तुम्हारा कंसर्न ये है कि ये एडजेक्टिव कैसे, ये कैसे पता लगा। एडजेक्टिव ऐसे है कि ये बता रहा है कि हैविंग डन हिज होमवर्क, मतलब अपना काम करने के बाद ये लड़का स्कूल चला गया। तो आखिर ये अपना काम करा कौन, यही ही। इसका मतलब ये बात किसके बारे में कही गई है, इसी ही के बारे में। और ही क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा क्या होगा, एडजेक्टिव। और उस एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब कोई एडजेक्टिव हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में होता है तो उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यही एडजेक्टिव केवल थर्ड फॉर्म में होता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यही एडजेक्टिव अगर कभी वो आईएनजी फॉर्म में होता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया बेटा, एक एक एग्जाम्पल, इन्फिनेटिव के तीनों एग्जाम्पल, जीरंट का एंड पार्टिसिपल का। अब आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतना समझने के बाद आखिर सेशन को कैसे आगे बढ़ना है, आखिर सवाल कैसे आएंगे। हमें जो पहली हेडिंग पढ़नी है वो इस पे पढ़नी है कि भैया इन्फिनेटिव वर्सेस जीरंट। हमें ये पढ़नी है इन्फिनेटिव वर्सेस जीरंट। आखिर व्हेन टू यूज इन्फिनेटिव एंड व्हेन टू यूज जीरंट ये जानना है कि इन्फिनेटिव कब लगाते हैं, जीरंट कब लगाते हैं, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, ये कंपैरेटिव स्टडी क्यों करनी पड़ रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये भैया कि इन्फिनेटिव लिखते हैं टू प्लस V1 से, बोलिए हाँ। जीरंट लिखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, बोलिए हाँ। बात समझ में आया कर तो बोला करिए हाँ। होता क्या है कि जीरंट तो काम करता है नाउन का, सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में जीरंट लिखी जाएगी तो नाउन का काम करेगी। लेकिन वही नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश अगर इन्फिनेटिव से लिखेंगे तीन काम करता है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का। जिस दिन ये इन्फिनेटिव नाउन का काम कर रही होगी एक चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या आएगा कि सर अगर हमें नाउन का ही काम कराना है नॉन फाइनाइट वर्ब से तो फिर हम जीरंट लगाएं कि इन्फिनेटिव लगाएं, क्योंकि वही नाउन का काम जीरंट भी कर दे रहा है और वही नाउन का काम इन्फिनेटिव भी कर दे रहा है। अगर ये मामला नाउन का ना होता, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का रहा होता तो बट ऑब्वियस है कि हम लोग इन्फिनेटिव लगाते, क्योंकि इन्फिनेटिव एडजेक्टिव भी बन सकती है, इन्फिनेटिव एडवर्ब भी बन सकती है, तब तो जीरंट रोल में ही ना आता, मेन रोल में। लेकिन अभी क्या है, हमको जानना है कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब नाउन का काम करना है, अब वो नाउन का काम जीरंट भी कर सकती है और इन्फिनेटिव भी कर सकती है, तो दोनों अगर कर सकती हैं तो फिर भैया दोनों में जानना पड़ेगा कि ये कब लगाएंगे फिर ये कब लगाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास चॉइस है, आप जब चाहो तब इन्फिनेटिव लगा लो और जब चाहो तब जीरंट लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। आइए एक सेगमेंट है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए हमें इन्फिनेटिव कब इस्तेमाल करना होता है, मैं एक डिफरेंस सिखाने का प्रयास करता हूं। याद रखिएगा इन्फिनेटिव तब लगाइएगा जब आपके पास डूअर मौजूद हो। क्या मौजूद हो भैया, डूअर मौजूद हो। अगर आपके पास डूअर मौजूद है देखिए मान ली डूअर मौजूद नहीं है, केवल एक्शन दिया हुआ है, करने वाले का नाम नहीं पता। डूअर मतलब करने वाला, क्या कर रहा होगा, एक्शन। डूअर क्या करेगा, एक्शन करेगा। अगर तुमको लगे कि करने वाले व्यक्ति का भी नाम दे रखा है तो चुपचाप इन्फिनेटिव लगाओ। लगता है करने वाला व्यक्ति एब्सेंट है, बस हमको एक्शन इंपॉर्टेंट है, चुपचाप जीरंट लगाओ। तो पहला डिफरेंस समझना कि इन्फिनेटिव और जीरंट में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि अगर आपके लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब करने वाला कौन है इसको जानने का हमारा कोई मतलब नहीं दिया हुआ है, यूज ऑलवेज यूज जीरंट। लगे नहीं करने वाला पर्सन इंपॉर्टेंट है और दिया भी है, यूज ऑलवेज इन्फिनेटिव। इसी बात को दूसरे एंगल से भी आप कह सकते थे कि अगर तुमको लगे कि जो दो तरह के एक्शन होंगे, एक तरह की आएगी वर्ब फाइनाइट और एक वर्ब कौन सी आएगी, नॉन फाइनाइट। कल सिखाया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब अलग होगी, फाइनाइट वर्ब अलग होगी।
अगर लगे तुमको कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो काम हो रहा होगा और फाइनाइट वर्ब में जो काम हो, कुछ ना कुछ काम तो हो रहा होगा। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब वाला काम फाइनाइट के बाद हो रहा है, मतलब आफ्टर फाइनाइट, आफ्टर फाइनाइट, तो इन्फिनेटिव लगा लो। अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट वर्ब के बाद हो रहा है तो यूज इन्फिनेटिव। लेकिन लगे कि नहीं सर, नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के पहले हो जा रहा है, बाद नहीं हो रहा है, पहले हो रहा है, तो फिर यूज जीरन। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना यार। दो आदमी अगर रेस में जाएंगे, एक आदमी 1 एक आदमी 2, अगर दौड़ लगाएंगे तो कोई तो फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड भी आएगा ना भाई। तुम कहोगे सर जरूरी है क्या कि कोई फर्स्ट सेकंड आए, दोनों फर्स्ट आ गए? तब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने सेम टाइम में रेस को कंप्लीट किया तो दोनों ही फर्स्ट हो गए। तो इस मैं भी कह रहा हूं, मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। तुम यही समझो कि एक आदमी रेस में दौड़ रहा था, या तो ऐसा हुआ होगा कि ये रेस में पहले आया होगा, सेकंड आया होगा, मतलब पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा, या ऐसा हुआ होगा कि पहले ये काम हुआ होगा फिर ये काम हुआ होगा, या ऐसा हुआ होगा दोनों काम एक साथ हुए होंगे। दोनों ही केस बता रहा हूं। अगर लगे कि ये काम पहले हो गया, बिफोर फाइनाइट, मतलब ये इसके होने के पहले वही हो गया, तो यूज जीरन। लगे कि इस काम के होने के बाद वो हो रहा है, आफ्टर फाइनाइट, आफ्टर, तो यूज इन्फिनेटिव। लेकिन लगे दोनों एक साथ ही हो जा रहा है तो फिर अगेन यूज जीरन विथ फाइनाइट। देखो नॉन फाइनाइट का एक्शन किससे हो रहा है? विथ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के साथ साथ हो रहा है, तो फिर यूज जीरन। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के बाद हो रहा है तो यूज इन्फिनेटिव। कोई बात समझ लो। तुमको लग रहा होगा कि सर क्या डिसाइड करने के मल्टीपल तरीके हैं? नहीं, मल्टीपल तरीके जरूर हैं, लेकिन सारे तरीके का टारगेट और जो रिजल्ट है वो एक ही है। ये अभी आपको इनिशियल लेवल पे लग रहा होगा दोनों बातें अलग अलग, जबकि दोनों बातें एक ही बातें हैं। वो अभी कुछ देर में एग्जाम्पल जो आप आएंगे लेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली आपको यह एहसास भी हो जाएगा कि हाँ सर दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम है। एक बात और कि जो इन्फिनेटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, चूंकि ये इनसे क्या लिख रहे होगे नॉन फाइनाइट वर्ब के इंग्लिश, इन्फिनेटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश हमेशा एक्टिव मीनिंग देती है। कैसे मीनिंग देती है? एक्टिव मीनिंग। इन्फिनेटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब की जो मीनिंग होगी वो एक्टिव मीनिंग देती है। लेकिन जो जीरन से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब की इंग्लिश होती है वो पैसिव मीनिंग देती है। हम जब जीरन से कोई वर्ब लिखते हैं तो जो मीनिंग कन्वे कर रही होती है वो पैसिव मीनिंग कन्वे कर रही होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब से लिखी गई जो जो जीरन से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो पैसिव मीनिंग कन्वे करती है, लेकिन जो इन्फिनेटिव से लिखी गई नॉन फाइनाइट होती है वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करती है। कभी कभी क्या होता है कि जीरन से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब एक्टिव मीनिंग भी कन्वे कर लेती है। इसलिए इस बात को बड़ा अच्छे से और गौर से समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब जीरन से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब केवल पैसिव जनरेट करेगी। नो डाउट इन जनरल यही होता है कि जीरन से लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब की जो इंग्लिश होती है वो पैसिव मीनिंग कन्वे कर रही होती है, लेकिन इन सम केसेस वो क्या कर रही होगी? एक्टिव मीनिंग भी कन्वे कर सकती है। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। तो ये मैंने एक बेसिक चार्ट आपके सामने रखा है डिफरेंस का। अब इस डिफरेंस को एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे डूअर इंपॉर्टेंट है तो इन्फिनेटिव लगाना है और कैसे एक्शन इंपॉर्टेंट है तो जीरन लगाना है। आइए 2-3 केस इसके ऊपर समझते हैं तो बात आपके हजम हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि ही वॉन्ट्स टू मीट यू और ही वॉन्ट्स टू मीटिंग यू। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं जिसको पहले आपने सुन रखा हो। उससे क्या होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि जो बातें आज तक आप सुनकर लिख रहे थे, बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, आज आपको ये समझ में आएगा कि आखिर वही क्यों बोला हमने, वही क्यों लिखा हमने, वही क्यों सुना हमने, उसके पीछे का लॉजिक क्या वो समझ में आएगा। एक बात बताइए, अब ये एक स्टेटमेंट हो गया। देखिए ये हो गया वांट फाइनाइट वर्ब। कैसे पता? सब्जेक्ट के बाद आ रही है, तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब। अच्छा जरा इससे पूछो कि ये चाहता है कुछ, ही वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये चाहता है। जरा इससे पूछो क्या चाहता है, इसे पूछो क्या चाहता है, व्हाट ही वांट्स। तो देखो ये व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं, आखिर ये क्या चाहता है? तो आपने कहा साहब मिलना चाहता है, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर इससे पूछोगे क्या चाहता है तो ये आंसर देगा मिलना चाहता है। तो मिलना इज द रिप्लाई ऑफ व्हाट,
ना। हम जब वॉट से रिप्लाई लेंगे वांट में तो आएगा क्या, टू मीट। और तुमको पता है कि वॉट का रिप्लाई क्या देता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। जैसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब को नाउन के रूप में यूज करना हो, किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को एज अ नाउन ट्रीट करना है, तो एक बात बताओ, नाउन ट्रीट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन था जीरन और एक ऑप्शन था इन्फिनिटिव, बोलिए हाँ। किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर एज अ नाउन ट्रीट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन थे कि नाउन तो जीरन भी होती है, अगर हम उस नॉन फाइनाइट वर्ब को जीरन से लिख देंगे तब भी नाउन कहलाएगी, और अगर हम उस नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव से लिख देंगे तब भी नाउन कहलाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सर विच इज सुटेबल, क्या दोनों एप्लीकेबल हैं, आर बोथ करेक्ट, या फिर कोई एक करेक्ट है। तो डिसाइड कैसे करना है, डिसीजन का तरीका वही था जो मैंने पहले कुछ देर बताया कि अगर लगे कि डूअर इंपॉर्टेंट है तो इन्फिनिटिव, लगे एक्शन इंपॉर्टेंट जीरंट। आइए इसका वहां पे रिजल्ट देखते हैं। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने कोई फाइनाइट वर्ब लिखा है और यहाँ पे कोई इन्फिनिटिव से आपने कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा है, इन्फिनिटिव से, फिर यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है अच्छा पता लिखा हुआ है। जब भी ऐसा लिखा जाएगा तो माना ये जाएगा कि ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट तो यही होगा, और जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी यही होगा, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस में अगर वर्ब है वो फाइनाइट हो नॉन फाइनाइट हो ये अलग मैटर है, वर्ब है ना, वो है तो वर्ब ही चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो और चाहे फाइनाइट वर्ब हो। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर सेंटेंस में वर्ब है तो पक्का है मेरे भाई कि उसका सब्जेक्ट होगा। ये बिल्कुल वैसा कि अगर अगर आप जिंदा हैं तो आपकी सांसें जरूर चल रही होंगी, भले आपका बॉडी रिएक्ट ना कर रहा हो लेकिन सांसें जरूर चल रही होंगी, ये जिंदा होने का प्रतीक है। तो वैसे ही अगर कहीं पर वर्ब है तो इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट जरूर होगा, क्योंकि वर्ब है इसका मतलब कोई काम है ये, तो इस काम को कोई तो कर रहा होगा भाई। तो वैसे ही ये फाइनाइट वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा गया, तो अगर इसके तुरंत बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी गई है इन्फिनिटिव से तो मानना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट भी यही है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, क्योंकि यहां तो कंफर्म नहीं कि इन्फिनिटिव से लिखना है कि जीरेंट से, ये तो तब पता लगेगा जब लिखा हो, हमको तो यहाँ ऑप्शन दे दिया, हम कैसे समझेंगे। एक बात बताओ, ये चाहने वाला काम कौन कर रहा है, यही ही कर रहा है, ही चाहता है। अच्छा, मिलने वाला काम कौन करना करेगा, यही ही करेगा। इसका मतलब है कि मिलने वाला काम भी यही कर रहा है, और तुमको पता है कि ये वाला काम आखिर कौन करेगा, यही करेगा कोई और करेगा, मिलना कौन चाह रहा है, यही चाह रहा है, तो मिलने वाला काम यही करेगा। अगर डूअर मौजूद है करने वाला आदमी तो यूज क्या करेंगे, इन्फिनिटिव अभी सिखाया था कि अगर करने वाला पर्सन मौजूद है तो फिर डूअर अगर है तो यूज इन्फिनिटिव नॉट जीरेंट। तो टू मीट सही है, मीटिंग गलत है, क्योंकि हमें यहाँ एक्शन नहीं, हमें बताना है कि इस काम को कौन कर रहा होगा, यही कर रहा होगा। अगर यही कर रहा है, डूअर है तो डूअर है तो चुपचाप इन्फिनिटिव लगाओ, काहे जीरेंट लगा रहे हो। तो ही वांट्स टू मीट यू, करेक्ट है। आइए, मैंने कहा ही डिसाइडेड, अभी कुछ देर पहले लिखा था मैंने, ही डिसाइडेड टू गो देयर, फिर से टू गो की जगह गोइंग जीरेंट। एक बात बताओ, डिसाइड एक फाइनाइट वर्ब है, जरा इससे पूछो कि क्या डिसाइड किया इसने, क्या डिसाइड किया इसने, जाना। अगर इसने डिसाइड किया तो किसका रिप्लाई हो गया, व्हाट का। व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन। तो मैंने कहा कि आखिर इसने डिसाइड क्या किया, व्हाट इज डिसाइडेड, जाना डिसाइड किया। तो अगर ये नाउन है, फिर से वही बात, नाउन जब जब होगा तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जीरेंट भी और इन्फिनिटिव भी। सवाल ये है कि अगर डूअर दिया है तो इन्फिनिटिव लगा लो, डूअर नहीं दिया तो जीरेंट लगा लो। तुम बताओ आखिर डिसाइड कौन करेगा, ही, जाएगा कौन, यही ही। इसका मतलब इस वर्ब का डूअर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो चुपचाप इसको टू गो लिखो इन्फिनिटिव से, जीरेंट क्यों लगाओगे। ही डिसाइडेड टू गो देयर। आई होप बात समझ में आ रही होगी। फिर से आ जाओ, मैंने फिर कहा कि अब एक सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर दें, मैं लगातार बोल रहा हूं कब से, पिछले 40 मिनट से लगातार मैं बोल ही रहा हूं। ही स्टॉप टू स्मोक ऑब्लिक स्मोकिंग। एक आंसर आपको करना है, 10 सेकंड की विंडो आपको दे रहा हूं, आंसर करना है कि ही स्टॉप टू स्मोक और स्मोकिंग। हमें बताना है कि टू स्मोक होगा या स्मोकिंग होगा। 10 सेकंड
लीजिए अपने आप में और जरा सोचिए कि यहां पर क्या कर सकते हैं। 10 सेकंड लीजिए और बताइए कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं। ही स्टॉप टू स्मोक और स्मोकिंग, विच इज राइट। देखिए सब बहुत ये मतलब बढ़िया टॉपिक होते हैं, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे चैप्टर्स होते हैं और ढंग से अगर इनको पढ़ा लिखा जाए तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब इंग्लिश में जिसका इंटरेस्ट नहीं भी होगा ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन सब चैप्टर्स को अगर उस बच्चे के सामने पढ़ा दिया जाए, वो बच्चा मन से बैठ जाए, तो उसको लगेगा सर इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा सीखना चाहिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट जग जाएगा उसका। आइए अब एक छोटी सी बात को पर समझते हैं। इस सवाल का आंसर देने से पहले एक बात समझते सीखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि शायद बात आपको ना पता हो। ये जो स्टॉप वर्ब है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब आप रुकना समझते हैं या इसका मतलब आप रोकना समझते हैं? मुझे लगता है कुछ देर इसी में कंफ्यूज रहेंगे आप कि सर ये तो मैंने पहली बार सोचा कि स्टॉप का मतलब रुकना होता है कि रोकना होता है। हालांकि आज तक आपके सामने कभी कोई ऐसा पूछा नहीं होगा, इसलिए आपने सोचा भी नहीं। तो आपको कभी जब मर्जी होती है ये लगा लेते हो, जब मर्जी होती है ये लगा लेते हो, अपने सेट कर लेते हो। नहीं, अपने घर की खेती नहीं है, सब जानना पड़ता है। याद रखो जो स्टॉप होती है, या इस टॉपिक के बारे में क्यों बात करना, इंग्लिश में डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जितने भी वर्ब हैं ऑलमोस्ट एम्बी ट्रांजिटिव है। एम्बी ट्रांजिटिव मतलब उनकी जो मीनिंग है ना, वो ट्रांजिटिवली भी कन्वे होती है, इनट्रांजिटिवली भी कन्वे होती है। मतलब जैसे आपसे बोलूं कि फ्लाई का मतलब क्या होता है, फ्लाई FLY, तो आप कहेंगे सर उड़ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई फ्लाई का मतलब उड़ना होता है या उड़ाना होता है, तो आप कुछ देर सोचेंगे। अब हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं, कुछ तो होता होगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई मतलब कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो यहाँ फ्लाई का मतलब उड़ना हो गया। अब शाम में 5 बजे कोई आपके पापा ने आपको फोन किया, बोला बेटा क्या कर रहे हो, और आप उस वक्त पतंग उड़ा रहे थे, तो आपने कहा पापा मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि पापा आई एम फ्लाइंग द काइट इन द स्काई। सो आई एम फ्लाइंग द काइट इन द स्काई। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाई, उड़ाना। क्योंकि आप क्या बोलना चाह रहे होगे कि मैं आकाश में पतंग उड़ा रहा हूं। इसका मतलब फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है, एज पर द नीड हम उसको यूज कर लेते हैं। तो दिमाग में ये बात डालना बहुत ज़रूरी है कि हम मेजॉरिटी ऑफ वर्ब्स को हम एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर सकते हैं और एज एन ट्रांजिटिव वर्ब भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे बर्न का मतलब क्या होता है, जलना या जलाना, तो आप कहेंगे सर दोनों होता है। चेंज का मतलब क्या होता है, बदल जाना कि बदल देना, दोनों होता है। तो मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है, ठीक। तो वैसे ही स्टॉप का मतलब बेटा रुकना भी होता है और रोकना भी होता है। अब तुम ये बात जानते रहोगे, जब भी तुम रोकना बोलोगे, रोकने का मतलब है कि अब आपको आगे देना पड़ेगा किसको रोका। तो जैसे ही आगे आप दोगे किसको रोका, होम या व्हाट का रिप्लाई, मतलब ऑब्जेक्ट। अरे किसको रोका, क्या रोका, तो होम या व्हाट का रिप्लाई लोगे ना। और होम या व्हाट का रिप्लाई क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने बताया बेटा कि ऐसी वर्ब जिसके आगे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब तुम रुकना बोल दोगे ना, अब तुम ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे, जो कि रुकने के आगे अब होम और व्हाट का रिप्लाई नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन रोकने के लिए लगाना पड़ेगा क्या रोका। तो ये क्या हो गई बेटा, ये इंट्रांजिटिव हो गई। इसका मतलब स्टॉप एज ए ट्रांजिटिव और एज एन इंट्रांजिटिव दोनों ही केस में यूज हो सकती है। जरा ऊपर आओ, तुम बताओ इसकी मीनिंग एक बार पकड़ो, रुकना। ये रुक गया, मान लो गाड़ी चल रहा था, अचानक रुक गया, तो मैंने कहा भाई क्यों रुक गए, तो उसको कुछ सिगरेट वगैरह पीना था। अब गाड़ी में पीता तो बुरा लगता सबको, तो रुका किसी होटल वगैरह पे। तो मैंने कहा ये क्यों रुका, तो आपने कहा साहब किस लिए रुका, स्मोक करने के लिए, इसको सिगरेट वगरेट सुट्टा मारना है। तो क्यों रुका, स्मोक करने के लिए। ये जो टू स्मोक लिखा है वो किसका रिप्लाई है, वाई का रिप्लाई है। वाई का रिप्लाई क्या होता है बेटा, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या काम कर रही है, एडवर्ब का। और तुमको पता है कि इन्फिनेटिव 3 काम कर सकती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। अब जब स्टॉप का मतलब ये वाला निकालो, रोकना। इससे पूछो कि इसने क्या स्टॉप कर दिया, व्हाट ही स्टॉप, क्या रोक दिया, स्मोकिंग। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई देख अगर तू अब एक भी सिगरेट पिएगा तो मेरे पास मत आना, तुम मर जाओगे, बचोगे नहीं, बचा भी नहीं पाएगा कोई आपको। तो जाहिर बात है मरता हुआ आदमी सब कुछ छोड़ देता है। तो मैंने कहा भाई व्हाट ही स्टॉप, इसने क्या स्टॉप कर दिया, क्या रोक दिया, स्मोकिंग। तो ये क्या हुआ, इस बार किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन।
इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, जीरंड। इसका मतलब ये स्मोकिंग यहाँ क्या काम कर रही है, जीरंड का, और ये टू स्मोक क्या काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का एज एन एडवर्ब। इसका मतलब सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है। आप जब इस सवाल को किसी से पूछेंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आप क्या बोलेंगे कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग करिए सर, टू स्मोक उसको गलत लगेगा। 110% बता रहा हूँ उसको गलत लगेगा। वो गलत लगने के पीछे रीज़न यही है कि उसको समझ नहीं है अभी कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, यही छोड़ो फाइनाइट वर्ब्स की बात कर लो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की समझ बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जाके इसको बढ़िया से रिवाइज करिए, कहीं कोई तकलीफ रह गई होगी तो जरूर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।